नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। कल था और कल कायडर आवंटन में थोड़ा टाइम लग गया तो मैं क्लास नहीं बना पाया। लेकिन ये हम करेंगे कि 14 अध्याय है, मैं 15-16 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। 5-6 हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। और काफ़ी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं यूट्यूब पे देखा हूँ नीचे मैसेज में, सर पूरा कंटिन्यू रहेगा? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गौरव भाई पूरा लेक्चर ये जो मेरा हो रहा है, जो कुछ मैं बताने में समर्थवान हूँ, वह आपको एक तरीके से जैसे मैं उनको उपलब्ध करा रहा हूँ वैसे आपको फ्री में ही उपलब्ध कराएंगे और आप लोग सौभाग्य से कुछ जानकारी जानने में ज़रूर सक्षम होंगे। तो आइए, आज जो हम इसलिए 6A लिखे हैं लेक्चर का नाम, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक भी कुछ है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो महाराज जी, नमस्कार। अभी महाराज जी 1 घंटा बाद फ़ोन करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम। ठीक। तो इसीलिए आज हम जो प्रमुख तौर पर देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, भूकंप एवं ज्वालामुखी। इंग्लिश आप सभी लोग जानते हो, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इसको शुरू करने के पहले हम एक बार वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमेंबर कर लें, अगर मेरे पास हो ये वाला। इससे जानने में बड़ा आसानी आपको होगा कि एक्चुअली भूकंप ज्वालामुखी अंतर्जात बल, जैसे हम उस दिन चर्चा किए थे कि अंदर से जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ से बाहर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, उससे जनित यह चीज़ें हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, अंतर्जलित बल से। तो आप जैसे जाने थे कि ये मेंटल है, ऊपरी मेंटल, भूपरपट्टी को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है, स्थलमंडल। आप ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही चीज़ें आती हैं। क्रस्ट स्थलमंडल में ऊपर वाला है। मेंटल कोर, आप देखे थे कि जो ये लिक्विड स्टेट है, ऊपरी कोर बाबू, ऊपरी कोर तुम पतला हो जा भाई। ये ऊपरी कोर लिक्विड स्टेट में, नीचे सॉलिड ये दबाव मान है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस पर हम कहें कि क्लियर नहीं आया है रिसर्च में कि ये क्यों अंदर वाला इतना ज़्यादा ठोस है, ये लिक्विड में है। तो आप पढ़े थे किसी से ही भूचुंबकत्व जो पृथ्वी में है, इसका प्रमुख कारण क्योंकि घूमता रहता है पृथ्वी के घूर्णन गति से, यहाँ चुंबकत्व है। आपने पढ़ा था कि कोनार्ड है, कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, लेहमैन, कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। आपने इन असंबद्धताओं को पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो उसी के हम आगे चलेंगे। 5 असंबद्धता, कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। तो उसी में हम देखेंगे। देखिए, एक तो ज्वालामुखी यहाँ से आता है, यहाँ हमको बताया था, मैंने आपको याद हो तो बताया था कि यहाँ भी तरल अवस्था होती है, इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण। तो यहाँ से भी ज्वालामुखी का कुछ उद्गार होता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक सतत नहीं रहता, और ये कभी कभी यहाँ से कनेक्ट रहता है। कंटिन्यू लावा का स्रोत, इसे हम को हॉट स्पॉट्स भी बोलते हैं, हॉट स्पॉट। इनका कनेक्शन तो यहाँ से सोचिए, कभी मैग्मा ख़त्म, अबे भाई कहाँ है दिमाग खराब, कभी मैग्मा ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं ख़त्म हो सकता है, यहाँ जो लिक्विड स्टेट में। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। एक बार जैसे मोटा मोटा हम आपको बताए हैं कि ये अवस्था तरल है, यहाँ ऊपर में बीच बीच में पैच में कहीं तरल मिलता है, ठोस। फिर मेंटल में भी लगभग हम कहें तो ठोस स्थिति ही है, और कोर की तरफ में। तो इसीलिए यस तरंगे जो हैं, देखिए तरंग कितनी होती हैं भूकंप के बाद में, 2 प्रमुख तौर से हैं। एक है धरातलीय, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी। अभी इसको हम विस्तार में देखते हैं। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी यस नाम है तो यस की तरह ही चलती है, मतलब ऐसे ऐसे। इसको कहते हैं हम लैटिट्यूडनल, मतलब कि अनुप्रस्थ, मतलब कि इसमें जो कंपन होता है, कंपन जैसे दिशा इसकी है तो कंपन इसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द
प्रोपगेशन ऑफ वेव्स जिस डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये अलोंग लेंथ इनमें कंपन होता है, इसी लेंथ में, जैसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे 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 फिर, मतलब अलोंग लेंथ का होता है, इसीलिए इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अलोंग लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल। मैं बताना चाहूँगा अभी इसके बारे में हम ठीक से देखेंगे कि इन वेव्स का। तो ये वेव्स अब देखिए, ये है कोर एरिया, आपने देखा ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है मेंटल, ये है, तो इतना तो लगभग मेंटल तक का एरिया लगभग ठोस में आ जाता है। तो इसलिए यस वेव यहाँ तक चलती है। यस वेव तरल में नहीं चलती, मतलब लिक्विड में नहीं प्रोपोगेट होती है, इसीलिए यहीं रुक जाती है। और पी वेव्स सभी में चलती है, ठोस में, द्रव में, पी वेव। तो इसीलिए इसका प्रोपोगेशन यहाँ तक होता है। इसलिए ये पृथ्वी के पूर्ण आंतरिक संरचना के बारे में लगभग जानकारी देने में सक्षम होती है। यस वेव केवल मेंटल तक का जानकारी देती है, केवल मेंटल तक। अच्छा, जानकारी का मतलब, जानकारी के मतलब से तात्पर्य है कि इनकी संरचना कैसे, घनत्व वाले, यानी घनत्व अनुसार तत्व कैसे हैं, तो ये जानकारी देती है इसमें। अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे, मैं केवल मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे रहा था। तो आइए चलते हैं कि व्हाट इज इंडोजेनिक फोर्सेस। वो मैं इसलिए बताया कि उसको रिकॉल करेंगे तो आपको याद रहेगा, अभी काम आएगा बहुत। अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स या मूवमेंट कह सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब कि जो पृथ्वी के इंटीरियर से आ रहे हैं, तो आप जानेंगे, उसको कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मुख्य बल क्या है, मेजर इंडोजेनिक फोर्स हैं या कहें मूवमेंट हैं, वो हैं दो। अब देखो, इसको दो तरीके से देखते हैं। एक है भाई जो तबाही मचाए, उसको तबाही क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफी कहते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। और एक हम कहें कि धीरे 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 पृथ्वी के धरातल पर कुछ चेंजमेंट ला रहा हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीरे हो, टाइम टेकिंग हो, तो उसे हम कहते हैं डायास्ट्रोफिज्म। हिंदी में देख लो भैया, हिंदी। अब जैसे आपको बताया तो यह पटल विरूपण, ये वही कहें कि ध्वंसकारी कह सकते हैं आप। विपातवाद लिखा है, लेकिन इसको लिखिए वही विध्वंसात्मक। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें भाई लिखा है, एक है अपायरोजेनिक, एक है अलग क्या नाम लिखा, ऑर्गेनिक। सिंपली समझिए कि एक इसमें होता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट, ऊपर की तरफ, और एक है नीचे की तरफ। और दूसरा जो प्रकार है इसमें वो है टेंशन या दबाव और तनाव, दो ये है। कैसे, जब इसी में आप पढ़ेंगे जिसमें ब्लैक माउंटेन्स आते हैं, तो इन तरीकों को, घाटी का कहीं निर्माण हो रहा है, अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे, तो वो संबंध उसका है पटल विरूपण का। इसमें विध्वंस मुख्य रूप से भूकंप, ज्वालामुखी। अच्छा, क्यों ये विध्वंसात्मक हैं, इसलिए क्योंकि ये सडन चेंज आता है इसमें। अगर कहीं पृथ्वी के धरातल में बहुत अचानक से आएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करके चले जाएंगे। देखते हैं कहीं एकाएक आता है, कितना सारा लावा बाहर आ गया कि पूरा लावा का पठार सा बन जाता है कुछ ही समयों में। ज्वालामुखी का एक बार वो पूरे आसमान में केवल देखेंगे आप कि धूम्र दूषित कोहरा सा ही छा जाता है। तो इसमें सडन मूवमेंट होता है और इसमें स्लो मूवमेंट होता है। अब चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। डायास्ट्रोफिज्म, इसके बारे में अगर कुछ हो मेरे पास में जानकारी, चलिए
इनमें इन्होंने एक दिया है, आप लोगों को नोट्स में ही मिलेगा, कि मुख्य रूप से अर्थ पे जो मूवमेंट होते हैं इंडो एक्सो, उसका मैं PDF आपको दे देता हूँ। रुकिए, कहाँ भैया, पकड़ लो बनवारी, इसको मैं रखा नहीं जान के यार, देखिए आप लोगों की कृपा से सब देना ही पड़ेगा। लो भैया देख लो, ये ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। अर्थ मूवमेंट, इंडोजेनिक मतलब अंतर्जात, बहरी अंतर्जात में 2 स्लो मूवमेंट, इसको डायस्ट्रोफिज्म, और सडन मूवमेंट इसको कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म समझ लीजिएगा, ये अर्थक्वेक वोल्केनो आते हैं। इसमें स्लो मूवमेंट में 2 तरीके से, एक होता है कि कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, जिसे अपायरोजेनिक कहते हैं, नाम याद रखना बस, अपायरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। एक होता है ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग, इससे माउंटेन बनते हैं। इससे आपको पता है ना कि पर्वत का निर्माण हो रहा है। टेंशन तनाव, कंप्रेशन दबाव, तनाव दबाव वाला भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लॉक पर्वत बन रहा है, ये वो घाटी बन रही है कोई। अब इसमें कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में वही अपवर्ड मूवमेंट, जैसे आप देखेंगे मध्य महासागरीय कटक जो कहते हैं, मिड ओशियानिक रिज, तो धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन अगर हो रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसे है, तो धीरे धीरे वो अलग सा हो रहा है, प्लेटें जा रही हैं। प्लेट विवर्तन की से ज़्यादा समझ में आता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कहीं धसाव हो रहा है। एक्चुअली प्लेट विवर्तन से समझेंगे तो जहाँ प्लेटों का हम कहें कि एक के नीचे दूसरे का ध्वंस हो रहा है, तो वहाँ ऐसी स्थिति आती है डाउनवर्ड में। और यहाँ दोनों आपस में दोनों आ रही हैं, तो या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। सो दिस इज एक्सोजेनिक में आप देख रहे हैं जो बाह्य, जो पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें मुख्य ताप इनका क्या है, दाब ताप मुख्य कारक हैं, दाब ताप। तो उसमें वेदरिंग, क्षरण, इरोजन, अपर्दन। तो अब वेदरिंग अपक्षय, अपक्षय में देख रहे हैं भौतिक है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, उस दिन हम चर्चा किए, सभी अच्छे से देख लेंगे इसको। इरोजन में देख रहे हैं, अब इससे बहुत सारी आरतियाँ बनती हैं, जिसे हम कहते हैं एक डिपॉजिट से बनती है, एक इरोजन से भी बनती है, तो डिपॉजिट इसी में आ जाएगा अपक्षय। इरोजन अपक्षय में भी हम अंतर बताएंगे। अगर कहीं कोई चीज़ टूट रहा है, अपक्षय अगर ये टूट के जा रहा है कहीं, अपर्दन ग्लेशियर, रिवर, वेव्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, कास्ट से जो बनती हैं, तो इसे हम अभी अच्छे से देखेंगे। फिगर को ध्यान रखिएगा बस। इंडियन मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, डायस्ट्रोफिज्म में 2 आते हैं, अपायरोजेनिक, अपायरोजेनिक मतलब या कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, कॉन्टिनेंट इससे बनते हैं, एंड ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग वाली एक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। भूकंप, भूकंप सुनते ही कंपकपी आ गई, अर्थक्वेक। यूपीएससी वाले जो साथी हैं, आप लोग कृपया करके एक बार एनसीईआरटी खोलिएगा, 11वीं के एनसीईआरटी में होगा, शायद 12वीं में भी हो। वहाँ आप देख लीजिएगा कि सॉरी हाँ, कि जैसे दिल्ली में, उत्तराखंड में ये परवड़ एरिया क्यों बनता जा रहा है कंटिन्यू भूकंप, देखिएगा किस जोन में आता है। जैसे जोन 1, 2, 3, 4, 5 भूकंप में वर्गीकृत हैं। तो एक बार आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि यूपीएससी कोई क्वेश्चन ज़रूर कोई पूछ ले, तो आप लोगों को ये जानना बेहतर होगा कि भूकंप का जोन कौन सा है। और उसे अगर हम देखें तो वो कहाँ होगा, भूकंप पकड़ लो, भूकंप आपदा वाले में होता है वो भाईजान। मैं चैप्टर एक बार चेक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्लास 11th में होगा, ज्योग्राफी, भारत भौतिक पर्यावरण,
आप नाउ वाला एक चैप्टर आपके पास में है, उसी चैप्टर में है 11th में। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा कि किस श्रेणी में क्या आते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा कुछ पता चल जाएगा भूकंप के बारे में। मैं वहाँ से अगर PDF डालूँ 11th की NCERT, वो यहाँ देखिए भूकंप, ये 5 जोन में जो बांटा गया है। सेम चल जा भाई। मतलब ये वाला आप समझ रहे होंगे जिसका मैं बात कर रहा हूँ। ये भैया ये भी दगा देंगे, प्लीज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट कह रहा है। ये वाला जो मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट, ये कि किसने किया राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण फलाफला ने 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया। भारत को 5 भागों में अत्यधिक क्षति जोखिम, अधिक क्षति जोखिम, मध्य क्षति जोखिम, निम्न क्षति, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र ये हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा काम का है, तो आप लोग एक ये मैप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट हो सकता है श्रेणी के हिसाब से कि कौन से श्रेणी में क्या भूकंप आ रहे हैं। और भूकंप पे प्रभाव आप लोग जान ही रहे हैं, भू दबाव से क्या होगा, बस्तियों में खिसकना, ये वो अगड़म बगड़म, ये तो साधारण सी बात है। तो ये चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि कंटिन्यू आपदा की तरह रूप धारण करता जा रहा है, तो आप एक बार इसे नज़र डाल लीजिएगा। अब ये जो आपके सामने मैप है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये तो बहुत बड़ा भी ये नहीं हो सकता है, लेकिन चलिए जितना भी है ठीक है। ओके, देख रहे हैं अति जो क्षति जोखिम है वो कौन सा है, ये वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर में है कुछ, ये पंजाब हिमाचल का थोड़ा रीजन हो सकता है, उत्तराखंड, और ये नॉर्थ ईस्ट के सभी, थोड़ा सा बिहार में। देख रहे हैं गुजरात में भी यह सेक्टर है, आप एक बार ध्यान से तो सोचिए, यहाँ भी थोड़ा सा है पैच के रूप में। अधिक क्षति जोखिम इसी के पैरेलली है, अगर आप देखेंगे ये जम्मू कश्मीर का छोटा हुआ रीजन, कुछ यूपी आता है, बिहार आता है, इस तरीके से। मध्यम क्षति जोखिम आप समझ रहे हैं, मध्यम वाला बीच का एरिया है, ये वाला है। ए भाई तू अलग ही ड्रामा ना कर, ये है मध्यम क्षति जोखिम। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लिए। अति निम्न में देख रहे हैं बीच का पठारी वाला क्षेत्र, ये राजस्थान पे, यहाँ क्या भूकंप आएगा। वैसे प्लेट एक्टिव नहीं है, तो नॉर्थ क्षेत्र में प्लेट एक्टिव है या साउथ के कॉर्नर्स पे हैं। तो अर्थ अब देखते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक, जो हमारा लेक्चर शुरू होगा। कि अर्थक्वेक क्या है। तो साहब जी लोग अपन लोग देखेंगे कि भूकंप क्या है। डांस हो गया। ओके, विनाश हो गया भैया। भूकंप इज नथिंग, भूकंप क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के खिसकने से जो तरंग निकल रही है, उसी से धरातलीय कंपन होता है, और वही है भूकंप। यानी कि जो
टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में वो चल रही हैं, तो उन्हीं में टकराव हुआ या बगल से वो गुजर रही है आपस में, तो इनसे जो भी कंपन आ रही है उन्हीं को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप जो तरंग उसमें ऊर्जा होता है और उसी ऊर्जा को हम शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और काफ़ी सारी, यानी कि जब भूकंप का उद्गार हो रहा है तो पृथ्वी तक पहुंचती हैं काफ़ी, तो उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कौन कितनी फास्ट आ रही है, क्या किस प्रकार की उसकी गति, हम उसको प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे भूकंप में। अब देखिए, मान लिया ये है पृथ्वी के अंदर क्षेत्र। भैया उतना बड़ा आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। यहाँ कहीं भूकंप आया तो है सेंटर, यहाँ कहीं भूकंप आया, जहाँ चट्टान टूटी या जहाँ यह प्रक्रिया शुरू हो रही उसी को हम फोकस कहते हैं। जाहिर सी बात है, फोकस का बिंदु कहाँ यहाँ शुरू हुई। अब किसको कब महसूस किया गया, अब इसको देखो दो तरीका है। यहाँ से तरंग चली तो लगभग यहाँ आ सकती है, अगर हम कहें तो ये विभिन्न, एक तरंग इधर जा रही है, एक तरंग इधर जा रही है। जाहिर सी बात, तरंगे सब दिशा में जाएंगी, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। अब जो यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगी, ये वाली न्यूनतम दूरी धरातल पे होगी, उसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि यही महसूस हो हमें प्रथम भूकंप, इसके बगल में कहीं महसूस होता है हमें, मानी कि भूकंप जस्ट उसके परपेंडिकुलर ऊपर नहीं, उसके अगल बगल कहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि भूकंप केंद्र से जो दूरी होती है, तो जब हम एपी सेंटर, इसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं, हिंदी वाले भाई लोग ध्यान दीजिएगा, अधिकेंद्र, तो इसमें क्या होता है कि अधिकेंद्र से दूर जा सब तीव्रता में कमी आती है, परंतु अधिक तीव्रता अधिकेंद्र पे ना होकर उससे सबसे नज़दीक वाले क्षेत्र में होती है। क्यों? क्योंकि लंबवत होने के कारण जो है अपेक्षाकृत गति थोड़ी यहाँ कम होती है, जस्ट ऊपर की तरफ। कभी टेढ़ी टाढ़ी महाराज लोग जल्दी से पहुँच जाते हैं, या ऐसे भी जो पी वेव चल रही है तो जस्ट बगल में, थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद समझने वाली बात है कि जस्ट उसके ऊपर ना होकर के बगल में होती है। चलिए, ये हो गया। ध्यान रखना आपको, जहाँ पर भूकंप का जनन हो रहा फोकस, जस्ट ऊपर लंबवत दिशा में धरातल पर जो बिंदु स्थित है उसे ईपी सेंटर कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपके नोट्स में काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन हम इसको अपने तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सरलतम रूप में। ये भूकंप को मापने का जो तरीका है कि कैसे भूकंप मापा जाए, तो दो तरीका है। देखो ध्यान रखना, एक होता है कि डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, मापन के तरीके मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक होता है विनाश कितना हुआ है, विनाश, डिस्ट्रक्शन, विनाश के आधार पर, और एक होगा पहले बिना, एक होगा कि इसकी तीव्रता कितनी थी। दूसरे शब्दों में कहें कि इसकी ऊर्जा कितनी थी, तीव्रता या ऊर्जा के आधार पर। देखो बहुत बार हो सकता है कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आए। अब समझिएगा, ये है राजस्थान, इससे कोई निष्कर्ष भी निकलेंगे भी आप अगर समझने का प्रयास करेंगे। ये है दिल्ली, काफ़ी डेंस एरिया, काफ़ी हल्का एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र। यहाँ पर भूकंप आया 8 मैग्नीट्यूड का, जो कि काफ़ी हाई होता है। यहाँ भूकंप आया लगभग अराउंड 7.5 मैग्नीट्यूड का। विध्वंस कहाँ जाता होगा, यहाँ कम तीव्रता का है, यानी इस आधार पे देखें तो ये कम तीव्रता का है, लेकिन डिस्ट्रक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर ये विनाश वाला पैमाना ज़्यादा आएगा दिल्ली में। यहाँ हाई एल्टीट्यूड कहें कि मैग्नीट्यूड का है, तीव्रता इसकी हाई है, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, वहाँ कुछ इमारत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों में अंतर, जरूरी नहीं कि जिसका मैग्नीट्यूड हाई है वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। नो, वहाँ पर धरातलीय स्थिति क्या है,
देखिए भूकंप खराब नहीं होता है भाई, पृथ्वी की ऊर्जा रिलीज होती है, भूकंप ज्वालामुखी इन सब मायने में जो अंदर हलचल चल रही है प्लेटों की। दिक्कत है भैया नमस्ते। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद सर। सर जी अभी आधा घंटा बाद सर बात करें। एकदम सर सर सर। सर सर तो ये मैं कह रहा था, इसीलिए दोनों में अंतर है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है उससे विनाश भी उतना ज़्यादा हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी आधार पे हम देखते हैं, इसको दो वर्ग में बांटते हैं। तो भूकंपीय परिणाम से, तो ये मतलब कि झटकों से हानि क्या हुई है, ये परिणाम याद रखना है। केवल कि परिणाम का मेजरमेंट हम करते हैं मर्केली स्केल पर, मर्केली स्केल पर, बस इतना याद रखना है, मर्केली पैमाना पर। ये होती है स्केल, जो होती है इसकी स्केल वो होती है रेखीय, लीनियर, 1 से 12 तक। 12 मतलब पूर्ण विनाश, 1 का मतलब अनुभव ही नहीं हुआ, वो आप समझ जाएंगे। दूसरा तीव्रता के आधार पर मैग्नीट्यूड, जिसे हम कह रहे हैं, इसको हम मेजर करते हैं, इसको रिएक्टर पैमाना पर, रिक्टर जिसे बोलते हैं, रिक्टर स्केल पे पैमाना पर। इससे क्या पता चलता है, ऊर्जा कितनी उत्सर्जित हुई, इमिटेड एनर्जी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इसको जो मेजर करते हैं वो सिस्मोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर मापन करते हैं। अभी आपको एक चीज़ समझ में आएगा, इसकी जो होती है मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो उसका जो पैमाना होता है वो लॉग वाला होता है, जिसे लघुगणकीय कहते हैं। यह 0 से 10 होता है, लाख 0 की वैल्यू, लाख 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आप देखते हैं ना कि 5 वाला 4 से 40 गुना अधिक होगा इसमें। वही कहते हैं कि अगर एक नंबर बढ़ जाता है तो इतना ज़्यादा गुना हो जाता है। जैसे अगर आया वैल्यू मान लिया है 5, तो ये जो होगा 5 वाला 4 से लगभग 40 गुना ज़्यादा होगा। इसमें ऐसे निकालते हैं ना, log 5 और log 4। तो इस वैल्यू के आधार पे तो नहीं, कंटिन्यू एक पॉइंट बढ़ने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुना ये हम कहें ज़्यादा ऊर्जा वाला हुआ है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिक्टर। इससे ऊर्जा का मापन रिक्टर पैमाने पे, मर्केली स्केल पर हम विध्वंस का मापन करते हैं, कितना हानि होगा पृथ्वी की। ये अधिकेंद्र के संदर्भ में इसको देखा जाता है। इसे अधिकेंद्र मतलब जस्ट पृथ्वी के ऊपर होता है, रेखीय स्केल है। तो ये इसका संदर्भ जो संबंध है ईपी सेंटर से है, और इसका संबंध जो है, अच्छा एक टर्म आपको बताना भूल गया, इसका संबंध जो है वो हाइपो सेंटर से है। हाइपो सेंटर जो होता है वो अवकेंद्र है, कि जहाँ पहले महसूस किया जाता है उसको हम कहते हैं हाइपो सेंटर। ये कहाँ पहले महसूस हुई, और ईपी सेंटर, ईपी सेंटर जो है वो न्यूनतम दूरी है। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। व्हाट इज epicenter is the point situated vertically above the focus of the earthquake, और हाइपोसेंटर जहां हम पहली बार फील किए, दैट इज हाइपोसेंटर। तो वहां से हम रिक्टर को देखते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी है। ओके आगे चलते हैं हम। कौन सा इम्पॉर्टेंट है बाबूजी? अगर कोई कहे आपसे कि यदि भूकंप का परिणाम, क्वेश्चन आंसर की तरह है, कि यदि भूकंप का परिणाम से हानि हम कहे, अगर हानि अधिक है तो उसकी तीव्रता भी अधिक होगी। और जैसे आपको समझाया दिल्ली राजस्थान वाले में, ज़रूरी नहीं। यदि दो अलग अलग भूकंपों का परिणाम समान हो, क्या दोनों से उतना ही नुकसान होगा? ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि धरातल की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, गहराई कितनी है।
तो चूँकि अगर काफ़ी नीचे से भूकंप आ रहा है तो ऊर्जा का ज़्यादा ह्रास हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ऐसा माना जाता है कि यदि परिणाम जो है 11 से अधिक हो रहा भूकंप का, जो हानि हो रही है, वो तो पृथ्वी के परखच्चे उड़ जाएंगे, पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। एक आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, 3 टाइप की हैं। तीन टाइप की हैं, क्या क्या? पी प्राइमरी, यस सेकेंडरी, एक होता है यल टाइप, इसे हम धरातलीय तरंग कहते हैं। धरातलीय तरंग एक्चुअली इसका अध्ययन आंतरिक संरचना में इसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो इसका अध्ययन नहीं होता है। मतलब पृथ्वी का हम कहें इंटरनल इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कि अध्ययन में इसका उपयोग नहीं है, इसका यूज नहीं है। इन दोनों का यूज़ होता है जानने में, इसीलिए इन दोनों को बॉडी वेव्स भी कहते हैं। बॉडी वेव्स, क्योंकि पृथ्वी के इंटीरियर से ये टहलती जाती हैं, तो बड़ा कुछ जानकारी देती हैं कि इसके शरीर के अंदर में पृथ्वी के क्या क्या है। इन्हीं दोनों से हमें जानकारी मिलती है। अब आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इसका कुछ साइलेंट फीचर, राइटिंग भैया कुछ गंदा हो जा रहा है। अब पहला होता है कि इनका स्पीड, तो घनत्व जितना ज़्यादा होगा गति उतना ज़्यादा होती, यानी गति समानुपाती होती है मीडियम की डेंसिटी क्या है। अब दूसरे शब्दों में से क्या अर्थ निकलता है कि अगर ठोस होगा तो ठोस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ठोस में तेज, अगर द्रव्य माध्यम है, लिक्विड माध्यम है, तो द्रव में न्यूनतम, या हम तरल कहें। तो ये है एक विशेषता इनकी, तो घनत्व से होती हैं। तो पी की गति अधिकतम होगी, धरातल पर सबसे पहले आगमन होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक वेव कहते हैं। तो आप समझ गए, पी तरंग, इसका जो गति होगा मैक्स ठोस में पहले धरातल पे आती है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। यस द्वितीयक या सेकेंडरी। एल की न्यूनतम गति होती है। न्यूनतम गति होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी इसका कम होगा। इसका दूसरा का मतलब इसका तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ कम होगा भाई, वेवलेंथ ज़्यादा होगा। वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ऊर्जा कम है। ऊर्जा वेवलेंथ आपस में फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये साइंस वाले लोग जानते होंगे। और एनर्जी बराबर होता है ये चिन्ह फ्रीक्वेंसी के। तो इससे देखते हैं हम कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। माध्यम दूसरा, पहला तो हो गया स्पीड, सेकेंड वन इज मीडियम, माध्यम, प्रोपोगेशन। तो इतना जानकारी रखिएगा, जो पी किसी भी माध्यम में चल सकती है, तीनों माध्यम में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस। अब कोई कहे भैया पृथ्वी के अंदर गैस कहाँ होता है, तो जो गैस यूज करते हो, ऐसा भी स्थान पृथ्वी के अंदर में है जहाँ गैस स्टेट है। वही तो लावा के साथ में काफ़ी गैसेस भी पृथ्वी के अंदर में आती हैं। तो ठीक ये पी जो है तीनों माध्यम से चलता है, इसीलिए आंतरिक भाग की जानकारी देने में इसका बड़ा योगदान है। कोर, आउटर कोर हमारा लिक्विड, इसकी जानकारी पी ही देता है। तो जो पी है वो तीनों माध्यम में। नंबर 2, यस केवल कठोर, यानी कि ठोस। अच्छा, अब इनका गति कैसे पता चलता है कि घनत्व में अंतर है? तो इनकी गति में अंतर है, तो उस मीडियम के माध्यम में अंतर की जानकारी देता है। यानी कि अगर जो ठोस के घनत्व में अंतर होगा तो इसका मतलब यस की गति में अंतर आएगा, तो इससे पता चलेगा भैया कि इसका कंपोजिशन कैसा है।
अगर हम देखें ठोस के घनत्व में जो अंतर होगा वो इसकी गति में अंतर, चूँकि ये ठोस में विचरण करती है तो ये ठोस के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। अच्छा अब देखिए, चूँकि ये ठोस में ही चलती है तो एक अर्थ ये भी निकल रहा है कि क्या यस की मैक्स एंड मिनिमम स्पीड में अंतर सबसे कम होता है। अब समझना, और एक और स्टेटमेंट लिख दूँ फिर दोनों को साथ में हम समझेंगे। पी की मैक्स एंड मिनिमम स्पीड में अंतर सर्वाधिक होता है। समझ गए? ये स्टेटमेंट अगर आएगा तो आप सही कर समझिए कैसे, बहुत बड़ा सरल है यार। कैसे? यस केवल ठोस में चल रही भाई, केवल ठोस में। तो कहीं मान लिया स्पीड 50 है, कहीं कम से कम में 5 है, तो अंतर आया 45। अब देखो ये तीनों में चल रही है, तीनों में। अब जब ठोस में कहीं इसका मान लिया 50 है और मिनिमम ठोस में 5 है, ये ठोस वाली स्थिति है। अब इससे कम होगा तुम्हारा तरल में, तरल में मैक्सिमम 30 जा रहा है, मिनिमम 2 जा रहा है। गैस में मैक्सिमम 10 जा रहा है, मिनिमम 0 स्पीड है, स्पीड या 1 है, 0 नहीं 1 है। तो देख रहे हैं अंतर 50 से 49, और बड़े पैमाने पर और ज़्यादा अंतर आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें अंतर सर्वाधिक होता है, इसमें अंतर सबसे कम होता है। इस चीज़ को आप समझ गए। नंबर 3, ये तो आप जानते हैं कि तरंग के अंदर जो कण होते हैं वो कैसे चलते हैं, यानी तरंगों के अंदर कण। चलिए तीनों पहले लिख लेते हैं। पी एस एल, पी और एस को मैं पहले बता चुका हूँ भैया जी। पी में क्या चलता है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे जा रही हैं, फिर यहाँ पर डेंसिटी एक ज़्यादा होगी, फिर ऐसे 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 जा रही हैं, फिर डेंसिटी ज़्यादा होगी। कैसे? स्प्रिंग को खींच को छोड़ो तो वो जैसे चलता है, ये मतलब आगे पीछे चल रही हैं। तो ये ध्वनि तरंगों के समान हम कह सकते हैं, ध्वनि तरंगों के समान। यानी ये तरंग संचरण, वेव प्रोपोगेशन की दिशा के समानांतर इनकी गति है, पी की। एस की ऐसे, यानी तरंग संचरण, रचड़ लिखा है, चरण लंबवत इनका होता है। देख रहे हैं वेव चल रही है इधर को और गति हो रही है इधर को, लंबवत इनका होता है, सांप की तरह। इनको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, आपको पहले ही बताया मैं, यानी लैटिट्यूडनल। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। ये है यल वेव्स, इसमें दोनों टू एंड फ्रो और ये लंबवत भी, ये सबसे इसलिए होती हैं सबसे विनाशकारी। धरातल पे जो नुकसान आता है ना, यही महाराज जिम्मेदार उसके लिए हैं। क्यों? ये ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ही जाएगी, जो पी की तरह जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हिला देगी, फिर ऐसे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हिला देगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हिला देगी, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे हिला देगी। अब देख रहे हैं, अगर किसी को ऐसे कह के ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाओ, वो बचेगा कि रहेगा? इसीलिए ये सबसे विनाशात्मक होती हैं। तो आपको इसे बताया कि भूकंप स्वयं में विनाशकारी नहीं है। बहुत कम स्थिति में होता है कि जमीन फटा धंस गया होगा, इसका द्वितीयक प्रभाव, घर गिर गया, लाइट गिर गया, लोग तबाह हो गए, तो इनसे दिक्कत आती है। मुझे लग रहा है कि आप समझने में भूकंप के बारे में सक्षम हुए होंगे कि रिक्टर पैमाना क्या है, एक से जो हम कहाँ पढ़े हैं, कहाँ गया भैया, तो रिक्टर वाला आप देख लिए हैं। फिर तीव्रता मर्केली पे हम देख रहे हैं। इन दोनों में अंतर बड़ा कम जगह मिलता है,
कुछ खोजबीन करके मैं लिखा था। इसमें आपके नोट्स में दोनों एक ही बात लिखा है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है 1 से 10 तक। भूकंप की तीव्रता संशोधित मर्कली स्केल पर मापी जाती है 1 से 12 तक। लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि रिक्टर पैमाने पर तीव्रता हम देख तो रहे हैं, तो मर्कली स्केल पे तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 1 से 10 तक देख रहे हैं, लॉग वाले में देख रहे हैं। और ये जो है मर्कली स्केल पे उसका परिणाम देख रहे हैं, इससे हानि कितना हो रहा, विनाश देख रहे हैं मर्कली पे। तो 1 से 12 तक ये लीनियर है। चलिए, और भूकंप में क्या बचा है? फोकस तो आप जान ही गए, ईपी सेंटर जान गए, वर्टिकली वेब जो होता है। अर्थक्वेक के लिए अगर संकेत में देखें तो देखा जाता है कि भूकंप से पहले वायुमंडल में रेडान गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये शुरुआती संकेत हो सकता है। संकेत भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान की सांद्रता बढ़ जाती है। एक जानकारी है। चलिए, अभी हम लोग वो डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, आपको तो याद ही होगा, इंडोजेनिक फोर्सेस में। भूकंप के कारण प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बड़े बांधों के निर्माण से भी झटका आ सकता है, परमाणु विस्फोट से भी कंपन हो सकता है, गुफा के ढहने से अगर अंदर में गुफा है तब भी भूकंप आ सकता है। तो लोग आप जाने रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग और देख लीजिए, और वो है भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र का मतलब कि जहाँ पर तरंगे ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं। द प्लेस वेयर सिस्मिक वेव्स नॉट ऑब्जर्व्ड, इन्हीं को हम कहते हैं छाया क्षेत्र। सिंपली अब जान रहे हैं। चलिए फोटो दिखाते हैं। अरे राम जी, बबुआ तुम तो छुट्टे हो, कोई बात नहीं, काम का है ये, इतना बहुत काम का है। चल भाई निकल लें, कट। अगले वाले पेज में दिखाते हैं। इसमें लिखते से यस जानते हैं, यही याद रखिएगा, यस केवल ठोस में, पी सभी में। अभी इसी आधार पे हम दिखा रहे हैं। चल आजा फोटो सिंह आजा। नहीं भाई, गलत हो गया। यस, यस, देख रहे हैं आप। आपके एनसीईआरटी बाबा का कमाल है। पी तरंग, पी तीनों में चलती है। आपको जैसे बताया, ये पृथ्वी है, ये क्रोड एरिया है। क्रोड एरिया इतना क्या है, इतना क्या ठोस, ये क्या तेरी के, ये ठोस, ये आउटर कोर द्रव, मेंटल लगभग ठोस, पूरा ठोस है, ठोस है। यहाँ कहीं भूकंप आया, वेव चली, पी वेव सभी में चलती है, तो इसमें भी गई, इसमें भी गई। अभी ठोस था भैया, द्रव में स्पीड कम हुई तो अंदर की तरफ घूम गई, फिजिक्स का लॉ मत पढ़ना, चलो हो गया। फिर इससे बाहर निकल गई द्रव वाले एरिया से, फिर इधर देखिए, फिर ठोस में आ गई। पी केवल इतना क्षेत्र में नहीं महसूस कर पा रही है, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने से तरंग रिफ्लेक्ट होकर अंदर की तरफ चली गई। तो ये लगभग 105 से 45, यानी लगभग कितना डिग्री का अंतर है जी? 40 यहाँ, 40 यहाँ, टोटल यानी 80 डिग्री क्षेत्र पर महसूस नहीं होती। कौन? पी तरंग, यानी पी का छाया क्षेत्र, इसी को कहा जाएगा पी का छाया क्षेत्र। पी का छाया क्षेत्र। अब यस का देख लेते हैं। यस द्रव में चलती नहीं भैया, तो क्रोड है, तो ठोस था, यहाँ तो चल सकती थी, लेकिन ये तरल माध्यम है, इसमें घुस ही नहीं पाई, तो ठोस में कैसे पहुँचेगी? तो बीच में है ना, कैसे हवाई आइलैंड पे पहुँचेगी, खुद ही सोचो। इसलिए किनारे से निकल के भी इतने क्षेत्र में नहीं ऑब्जर्व की जाती है। तो 105 से 105, यानी यहाँ 180 होगा। तो ये आपका 75 डिग्री, ये आपका 75 डिग्री, यानी लगभग 150 डिग्री क्षेत्र पर महसूस नहीं होती है। समझ गए होंगे आप, महसूस नहीं होती। तो इसी को कहेंगे यस का छाया क्षेत्र, यानी यस का छाया क्षेत्र पी के छाया क्षेत्र से बड़ा है। ये मत कहना कि लगभग 2 गुना बड़ा है। उस तरीके से देखो, जो स्फीयर का निकालेंगे वॉल्यूम, वो बहुत ज़्यादा अंतर आता है।
तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। छाया क्षेत्र समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका ये समझ रहे हैं कि इसका छाया क्षेत्र का कारण क्या है इतना ज़्यादा होना, कि ये तरल माध्यम जो है क्रोड का आउटर कोर का जो है तरल होना, लिक्विड होना, इसीलिए आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था। अब पीक के छाया क्षेत्र का कारण कि आंतरिक घनत्व में जो अंतर है, देखो देखो दोनों में कितना मतलब थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, कि घनत्व में अंतर के कारण इसका छाया क्षेत्र बनता है। अंतर के नहीं तो इसका छाया क्षेत्र ही ना हो। और ये आउटर कोर का लिक्विड होना, इसीलिए आप समझ गए होंगे। ये है कि भूकंप यहाँ है तो यहाँ मतलब महसूस यहाँ किया ही नहीं जाएगा, फर्क है नहीं पड़ेगा। यहाँ पीछे क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि भूकंप आएगा पृथ्वी की इस किनारे तो उस किनारे नहीं पता चलेगा। चलेगा कैसे नहीं चलेगा, देखो पी वाले में पी वेव्स तो यहाँ तक जाना देगी भैया कि पीछे की तरफ भूकंप आया है, यस वेव नहीं ऑब्जर्व होगी। इससे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग उसको समझने में स्वयं ही सक्षम हैं। तो ये रही भूकंप की बात। भूकंप के रीजन कौन से रीजन हैं, कहाँ हैं, ये आप लोग भूकंप का वितरण देख लीजिएगा। अधिकतर भूकंप यहाँ लिख देते हैं, अधिकांश भूकंप प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र से संबंधित हैं, जहाँ जहाँ प्लेटों का सम्मिलन हो रहा है। इसका भैया फ़ोटो दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, और फोटो मैं कहाँ से दिखाऊंगा, चलिए देख लेते हैं फ़ोटो कहाँ है। ये आप किन्होंने कुछ फ़ोटो दे भी रखा है, चलिए ये वाला फ़ोटो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आपका बाबू, देख नहीं यहाँ पर प्लेटों का धमका है विध्वंसात्मक, इसीलिए इसको कहते हैं जो ये परिप्रशांतीय मेखला है, इसको आगे की पट्टी भी कहा जाता है। इस सब जगह प्लेटों का ध्वंसन हो रहा है, यहाँ भूकंप महसूस होते हैं। ये भी प्लेटें सट रही हैं, यहाँ भी है। भारत के क्षेत्र में ऊपर की तरफ हिमालय की तरफ देखो आ रहे हैं, तो प्लेटें देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसको ज्वालामुखी में पढ़ते ही हैं। ये ज्वालामुखी रूप से भी प्रवण क्षेत्र है, भूकंप रूप से भी प्रवण क्षेत्र है, तो यहाँ भूकंप महसूस होते हैं। भारत में जो क्षेत्र था वो आपको मैं बताया, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। भारत वाला कहाँ मैं लगाऊँ, ये वाला, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि जोनल जानकारी आपको दी गई है। जोन 2 कम तीव्रता का है, 6 से कम आते हैं। जोन 4 सबसे खतरनाक है। चलिए 6, 7, 8, 9, 10 इसमें लिखा है, मतलब ये तो MSK लिखा है, कुछ उनका दूसरा तरीका है। आप लोग ये देख लीजिएगा कि किस जोन में कौन सा आता है, नोट्स में भी वो जानकारी दी हुई है। सिस्मिक जोन इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, इसी में है कि परिप्रशांत क्षेत्र जो आपको बता दिया, मेडिटेरियन सी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से आप जानने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण है चैप्टर और जिसका नाम है भैया वोल्केनो। बहुत ही शानदार वोल्केनो, वही पृथ्वी माता के अंदर प्लेटों का ध्वंसन हो रहा, हम लोग चलते फिरते हैं शरीर टूट जाता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, घनत्व में अंतर है, काफ़ी चट्टानें आपस में खिलवाड़ कर रही हैं, खेल रही हैं, तो कुछ टूट गया, ऊपर नीचे हो गया, तो उसी को हम ज्वालामुखी कह रहे हैं। यानी कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी तो उद्गार है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं, ज्वालामुखीयता। चलिए ठीक ठाक से इसको हम लिखते हैं ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म। ये क्या है, इसको कहते हैं कि मैग्मा के निर्माण से लेकर फ्रॉम मैग्मा टू अगर इसको रुकिए मैं स्ट्रक्चर से समझा दूँ, ऐसे आप लोग को दिक्कत भी होगा। पूरा इस प्रोसेस को वल्केनिज्म बोलते हैं, किसे,
कि मैग्मा निर्माण प्लस ऊपर आना, धरातल पर फैलना प्लस चट्टान निर्माण, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी को कहते हैं ज्वालामुखीयता। वही मैग्मा और सरल शब्दों में कहते हैं तो वही कि अर्थ सरफेस पे मैग्मा, गैस, वाटर वेपर, इन सभी का आना जो निकलता है एक नली के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। मैग्मा क्या है? अगर हम आपको बताएं कि इसका प्रमुख उपयोग, तो आप लोग ऐसे सुन लीजिए कि पृथ्वी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है पृथ्वी के उत्थान में। तो जो धरातल का निर्माण है, तो ज्वालामुखी का महत्व पृथ्वी के उत्थान में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, अच्छा ये लेक्चर नहीं हुआ क्या यार? होना चाहिए था। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में सबसे पहले गर्म गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुई, पृथ्वी के अंदर से आग निकले, कहीं कहीं चपटी हो गई, और आग ने धुआं निकले, वो धुएं फिर संघनित हुए, बादल बने, फिर वर्षा हुई। मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है ज्वालामुखी का। कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, बारिश हो रही है, कुछ पेड़ पौधे एक कोष के जीव आ रहे हैं, फिर फंगस आए, समुद्र में काफ़ी पौधे आए, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो पृथ्वी के हम कहें कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, आप समझ गए तीनों का कितना योगदान है, इसका योगदान रहा है। अगर पूछे वो कि तो यस मारिए, सब सही है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल निर्माण में भी योगदान। क्योंकि अतीत में निकली हुई गैसें वायुमंडल की संरचना का निर्माण कर रही हैं, फिर बरसड़ हो रहा है। महाद्वीप निर्माण का सर्वप्रथम हमारा मैग्मा के उद्गार से हुआ, जैसे भी आपने पढ़ा वहाँ पर अपायरोजेनिक वाले में, क्योंकि कॉन्टिनेंटल मेकिंग। तो जैसे हम आपको बताएं, मिस ओसेनिक रिज जो है, आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी अगर कहें पर्वत श्रृंखला दुनिया की वो है, लेकिन वो पानी के अंदर में है। तो महाद्वीप निर्माण में भी तो मैग्मा उद्गार से हुआ। आप समझे कितना है महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जब हम इससे प्रभावित होते हैं तब हम कहते हैं चीज़ें ख़राब हैं, इसीलिए हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट एक होता है देखने का, कि ख़राब है कि सही है, किस संदर्भ में आप देख रहे हो। तो पृथ्वी के संदर्भ में देखो कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। आंतरिक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, काफ़ी खनिज की जो भंडार धरातल पे हैं इसी की ही देन है। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कितना सारी चीज़ें धरातलीय संचलन की सक्रिय बनाए प्लेट विवर्तन की, इसे काफ़ी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए प्लेटें चल रही हैं। आप जब एक पढ़ते हो उसी में टर्म आता है, यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था मेंटल प्लूम के बारे में, कि कैसे अंदर कितनी सारी ऊर्जा का कैसे गतिशील हो है। तो खनिज का भंडार अगर हम कहीं इसी का देन है, तो ये तो उसका हुआ महत्वपूर्ण योगदान। मैग्मा ऊपर उठा, निकला, ठंडा हो गया, ठीक है। मैग्मा क्या है, जैसे आपको पहले मैं बोला, व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा इज नथिंग बट मोल्टन रॉक। मोल्टन रॉक ये लावा भी है, और मैग्मा यही हम कह सकते हैं मोल्टन मिनरल्स। तो पृथ्वी के दो स्रोत ऐसे हैं जहाँ पिघले चट्टान है। पृथ्वी में दो जगह जहाँ पिघले चट्टान, आपको बताया था। एक है दुर्बल मंडल में जो रेडियो एक्टिविटी के कारण है, दुर्बल मंडल में यानी 100 से 200 किलोमीटर, कहीं कहीं 400 भी कहा जाता है। और एक है बाह्य क्रोड जो है आपका वही 2900 से 5400, 2700 से 5400, दो जगह हैं। यही स्रोत हैं इस चीज़ के। एक फिगर से आप समझ लीजिए इस बात को। इनर कोर ये हो गया बाह्य, जाहिर सी बात है ये हो गया मेंटल, और ये हो गया लिथोस्फीयर या वो परपटी वाला स्थल मंडल। तो एक तो यहाँ पाया जा रहा है तरल चीज़ यहाँ,
यहाँ भी मैग्मा छोटे छोटे पैच के रूप में, एक साथ नहीं, छोटे छोटे, जहाँ एलिमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ होगा, तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और यहाँ तो कंटिन्यू भरा पड़ा भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, पूरा 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 लेन ही वही है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होकर धरातल पे आया तो उसी को हम ज्वालामुखी हॉटस्पॉट बोलते हैं, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट बोलते हैं। जब यह अधिक मात्रा में आता है, यदि अधिक मात्रा में आया तो ये मेंटल प्लूम प्लेट संचलन में सहायक। और ये हमेशा जीवित रहेगा भाई, ये अगर आ गया तो हमेशा जागृत ज्वालामुखी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कभी खत्म ही नहीं होगा भैया। यहाँ तो खत्म होने की संभावना भी रहती है इस वाले में, यहाँ से जो उद्गार होता है। तो आप समझ गए होंगे दो तरीके का उद्गार होता है। यहाँ तीनों अवस्था हो सकती है, जागृत, सुषुप्त, शांत। यहाँ तो भैया खतरनाक। अच्छा, इससे जो निर्माण हुआ है, इससे ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से, इसमें एक आपका आता है एग्जाम्पल, नोट कर सकते हैं आप लोग, रियूनियन द्वीप निर्मित कुछ स्थल, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से रियूनियन द्वीप, रियूनियन द्वीप, रियूनियन द्वीप। एक्चुअली भारतीय प्लेट वहाँ से गुजर रही थी तो कुछ लावा उस पर भी आ गया, जो आगे चल के जो वही दक्कन पठार कहलाता है, वही है भैया हवाई द्वीप, ये सब वही वाले हैं, आइसलैंड। तो ये अंदर से आया, बहुत भारी मात्रा में लावा आया है। प्राचीन का तो खान उन तो जानते ही आप, यहाँ विशेष प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में पाए जाए खनिज। तो रियूनियन द्वीप के ऊपर से भारतीय प्लेट गुजर रही थी, आप देखेंगे हिंद महासागर में है, भारतीय प्लेट ऊपर से गुजर रही थी तो कुछ उद्गार हुआ, ऊपर रह गया, वैसे वही दक्कन प्लेटू कहा जाता है। मैग्मा का एक बार संगठन आप लोग लिख सकते हैं, मैग्मा का संगठन। एक्चुअली इसमें ठोस होता है 2 से 5%, जिसे हम बोलते हैं पायरोक्लास्ट। एक्चुअली पायर मतलब आप समझते ही हैं, अस्थि या जो शरीर जलाने के लिए हम चिता पे ले जाते हैं, तो अस्थि क्लास्ट पदार्थ, तो इस अग्नि हमको लगाना होता है ना, तो वो उसी से संबंधित है, पायरोक्लास्ट, आग से बना पदार्थ। और इसका जो 90% भाग होता है द्रव, 95% होता है, इसी को हम लावा कहते हैं। 95% इसमें लावा होता है, यानी मैग्मा का जो तरलीय पदार्थ है वही लावा है। नाम में पता चल रहा है, मैग्मा में कुछ ठोस भी हो सकता है लेकिन लावा तरल होता है। मैग्मा का तरलीय पदार्थ लावा कहलाता है। अब देखो, ये जो लावा होता है, ये महाराज जी, प्रभु लावा महाराज, इनको हम कहें तो 3 प्रकार के होते हैं सिलिका की मात्रा के आधार पे। सिलिका की मात्रा के आधार पर क्या एक होता है फेलसिक, नमो समझ जाओगे आप लोग होशियार आदमी, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक, मतलब सिलिका का घटता क्रम इसमें सबसे पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये समझिएगा कि फेलसिक में सबसे ज़्यादा सिलिका होती है, मैफिक में फेलसिक, मतलब फेरस जी, ज़्यादा डरो मत, फेरस। मैफिक के साथ मैग्नीशियम से संबंधित है। फेलसिक, सिलिका सिलिकेट समूह, सिलिका क्वार्ट्ज तो आ गया। इसमें क्या होता है, फेलसिक मैफिक के बार आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एसआई मैक्स है, इसमें मध्यम है, मीडियम, और इसमें सिलिकॉन मिनिमम है। घनत्व की बात करें अब इसमें, जब भाई इसमें सिलिकॉन ज़्यादा, जब इसमें भाई वो रेत ज़्यादा होगा, सिलिका ज़्यादा होगा, तो इसका घनत्व मिनिमम होता है, इसका घनत्व मैक्सिमम होगा। अब आप समझ जाइए। रंग, जब ज़्यादा धूल रहेगा तो हल्का होगा, धूल कम है तो गाढ़ा होगा। श्यानता, विस्कोसिटी, मतलब इसको अगर ज़मीन पर तो कितना जल्दी भाग जाएगा।
ढरकने की क्षमता कह सकते हो। तो इसमें श्यानता मैक्सिमम होगी इसमें, क्योंकि सिलिका है ना, बहुत कम वो खिसकेगा। घर्षण आंतरिक सतहों में ज़्यादा होगा, ये न्यूनतम होगा श्यानता। तो ये जानकारी एक तरीके से महत्वपूर्ण है। एक जो सबसे ख़ास बात आपको याद रखना है सज्जनों देवियों, वो ये कि सिलिका ज़्यादा होने से यह अम्लीय होगा, फेल्सिक मीडियम। ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा, ये अति क्षारीय होगा। कौन कौन चीज़ें इससे बनी हैं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ग्रेनाइट, फेल्सिक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अभी आप लोग उस दिन पढ़े थे ग्रेनाइट। ये मैफिक वाला बसाल्ट, बसाल्ट चट्टानों में वो क्षारीय होती हैं, ये सब अम्लीय होती हैं। और इससे पेरिडोटाइट, आप लोग एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा जो हम उस दिन बताए थे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है फेल्सिक मैफिक। ज्वालामुखी चट्टान के प्रकार देखो इसी आधार पे होते हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, पेरिडोटाइट, डायोराइट। तो ज्वालामुखी चट्टान देख रहे हैं कितना काफ़ी कोरिलेशन है चट्टान के प्रकार। जो आपके नोट्स में नहीं हो मैं लिखा रहा हूँ, इसीलिए 4 प्रकार की, क्या क्या, ग्रेनाइट, बसाल्ट समुद्र की तली, मिट्टी की तली, समुद्र की तली, डायोराइट और पेरिडोटाइट। एक बार आपको हम रिवाइज करा दें उस लेक्चर में कि क्या था उस दिन जब आप पढ़ रहे थे। महाराज जी लोग, गुरु जी कहाँ हो, देखो ये देख रहे हैं। ग्रेनाइट क्या है, ये है मिट्टी वाला तली है। बसाल्ट समुद्र का नितल है, महाद्वीपीय निर्माणकारी है ना ग्रेनाइट, तो ये अम्लीय है। बसाल्ट क्षारीय है। और ये क्या है, डायोराइट, ये देख रहे हैं, ये द्वीप वाला जो तली है, ये पर्वत पठार वाला जो तली है। पेरिडोटाइट ये नीचे है, ये भूपर्पटी के नीचे होता है। देख रहे हैं जो नीचे सब बेस बना रहे हैं, ये ज्वालामुखी निर्मित हैं। आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसका क्या योगदान है। गैस कितना होता है, जैसे मैग्मा के संगठन में जो गैस होता है 1 से 2% होता है, ये भी लिख दें। तो मैग्मा के संगठन में गैस 1 से 2% कुल आयतन का मैग्मा का। जलवाष्प 60 से 70%, सबसे ज़्यादा CO2 गैस होती है, बस ये ध्यान रखना 15% तक। मैग्मा का उद्गार, जिसे इजेक्शन या इरेप्शन कहते हैं। मैग्मा का हम बता रहे हैं 100 UPSC PCS दोनों लेके इसलिए चल रहा हूँ कि UPSC में काफ़ी कंसेप्चुअल बेस का होता है। तो मैग्मा का उद्गार 2 तरह का उद्गार होगा, या तो ज़मीन में धड़ाक निकल जाए बाहर, ऐसे ये था पृथ्वी, ये का एक बाहर निकल गया, या पृथ्वी पे कहीं से दरार फट रही है, तो धीरे 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 मैग्मा निकल रहा है। तो अगर दरार फट रही है, धीरे धीरे निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे दरारी उद्गार। जैसा काम वैसा नाम, यानी हम कहते हैं फिजर इरप्शन। और ये जो होता है इसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरप्शन। क्लास लंबा इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग समझ गए होंगे दरारी उद्गार। तो अगर ऐसे हो रहा भाई, एक एक बाहर निकल रहा है, तो धरातल पे आ रहा है ये, तो ये केंद्रीय उद्गार है, मैग्मा चैम्बर है। ये ज्वालामुखी पाइप, ये ज्वालामुख है। और अगर दरार से निकल रहा है तो ये है इसे दरारी। अबे आप क्या सोच सकते हैं कि दरारी उद्गार क्या है, केंद्रीय उद्गारों का सामूहिक परिमाण में बहुत सारा केंद्रीय उद्गार जोड़ना पड़ेगा तभी आएगा। तो आप लिख सकते हैं दरारी उद्गार बराबर केंद्रीय उद्गारों का सामूहिक परिणाम। तो केंद्रीय उद्गार में मैग्मा की अब केंद्र तेजी से बाहर निकल रहा है। अच्छा अब देखिए
सबसे ज़्यादा विस्फोटक कौन होगा? ये केंद्रीय उद्गार, ये महाशय ज़्यादा अरे भाई, ये का एक बाहर आ रहा, ज़्यादा विस्फोटक, इसमें ज़्यादा ठोस की मात्रा, जितना पृथ्वी में मिट्टी पहाड़ नीचे रहेगा सब उड़ा के बाहर कर देगा, ज़्यादा ठोस की मात्रा, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में ठोस पृथ्वी के बाहर आएंगे। अब तेजी से अगर बाहर आएगा, इसीलिए केंद्रीय उद्गार से जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था उस दिन कहा था बताऊंगा कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण एक ही बार में मारेगा, पूरा आसमान तक पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उद्गार से काफ़ी ऊपर तक चीज़ें जाएंगी ना भाई, तभी तो पर्वत बनेगा। पर्वत निर्माण, और दरार है बाबूजी, निकल रहे पिघल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहा पिघल रहा, धीरे धीरे निकल रहा पिघल रहा, धीरे धीरे निकल रहा पिघल रहा, तो इसे क्या बनेगा? इसे बनेगा लावा पठार। अब आपको समझ में आ गया उस दिन मैं क्यों बता रहा था। और इससे क्या बनेगा? मैग्मा जो है वो लंबवत दिशा में कम, यानी वर्टिकली कम, बल्कि क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली ज़्यादा फैलता है, इसीलिए इसे क्या होगा? लावा पठार बनेगा। इस अब समझ गए होंगे आप कि लावा पर्वत क्यों नहीं बनता। अरे भैया, लावा उतना ऊपर जाएगा ही नहीं, और ज्वालामुखी पठार क्यों नहीं बनता? एक बार में धड़ाक दे मारेगा तो बगल वाला क्या कर सकता है? तो आप समझ गए हो, परसेंटेज ठोस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, बता दिया। ज्वालामुखी द्वीप जो है केंद्रीय, इसीलिए जो कहते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप केंद्रीय उद्गार का परिणाम। आपको बताया रियूनियन द्वीप, हवाई द्वीप, तो ज्वालामुखी द्वीप, ये जानकारी है, याद रखिएगा अगर यूपीएससी में पूछा, केंद्रीय उद्गार का परिणाम। अब आपको बताते हैं एक जो महत्वपूर्ण चीज़, इसके साथ शायद कुछ बचेगा भी नहीं, आप लोग फिर और खुद ही देख लेंगे महाराज जी लोग। सक्रिय, सुसुप्त, शांति तो सब आप जानते हैं, ज्वालामुखी प्रकार जी। सक्रिय मतलब हमेशा पूर्ति हो रही है, हमेशा पूर्ति। सुसुप्त, सुसुप्त यानी कभी कभी। और शांत, अस्थायी रूप से मर चुके हैं, अस्थायी रूप से बंद पड़े हैं। तो आप लोग जानते हैं खुद, इसमें विशेष हमको बताने का कोई काम है नहीं। एग्जाम्पल भैया काम का, एग्जाम्पल आप उसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें आता है एटना, इटली का सक्रिय में, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का वो जो है कोटोपैक्सी आता है, नाम याद रहे, एटना इटली में, इक्वाडोर कोटोपैक्सी। सुप्त में कभी कभी फ्यूजियामा है, इसी में इटली का है वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, वेसुवियस। और फुजियामा जिसे कहते हैं, फुजियामा जापान। सुसुप्त है, जो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। देख रहे हैं, माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे कोई पूछे, यूपीएससी घुमा के पूछे कि भैया माउंट को किलिमंजारो लावा से बना है, गलत भाई, केंद्रीय उद्गार से बना है। ज्वालामुखी पर्वत एक तरीके से वो है, धड़ाका उद्गार हुआ था। विस्फोट की प्रकृति के आधार पर सील्ड होता है, मिश्रित होता है, कोल्डेरा होता है। ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, तीनों के बारे में बहुत अच्छा से दिया है। सील्ड बहुत तरल होता है, एक प्रकार का लावा बहुत तरल होता है, बसाल्ट से बना होता है। जब पानी क्षेत्र में चला जाता है तो यह विस्फोट होता है। मिश्रित, उसी में लिखा है भाई, वेसुवियस हेलेंस। कोल्डेरा है, कितना भयानक विस्फोट होगा कि उसका मुँह खुद ही धंस जाएगा, मतलब ऊंची संरचना निर्माण के बजाय खुद ही वो गड्ढा बन जाएगा। हम फिगर अच्छा बना नहीं पाते तो उसी को कॉल्डेरा ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो पृथ्वी के अंदर में प्रमुख आकृतियाँ बनती हैं मैग्मा से, तो हम कह सकते हैं मैग्मा निर्मित ये शायद आपके इस नोट्स में नहीं होगा, लिख लीजिए। मैग्मा प्रमुख अंतर
अंतर्धरातलीय आकृति बोल सकते हैं। अब देखो ज्वालामुखी उद्गार, पहले तो हम फिगर बनाएंगे। फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा भैया। मान लिया कि उद्गार होता है इससे, अभी हम आपको बाद में फिर समझाते हैं हम ये क्या बनाए हैं। चलिए अब इसके बारे में लिखा जाए। जो नीचे बेस में जो जमा होता है, गहराई में अगर कहें शंकु के आकार का, अगर कोई इसे जमा हुआ है, ठंडा हो गया है, लावा निकला ऐसे शंकु के आकार में ठंडा हो गया, मैग्मा निकल रहा था। मैग्मा लावा में आप अंदर समझ गए हैं कि जो तरलीय पदार्थ हो लावा है। तो ये मैग्मा जो यहाँ ठंडा हो गया है, तो या हम कहें कि मैग्मा भंडार का जो जमा हुआ भाग है नीचे है, ये ग्रेनाइट से बना पिंड होता है। ग्रेनाइट से बना शंक्वाकार, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बैथोलिथ। ट्रिक से इसको याद करना। बैथोलिथ मतलब भैया बैठे रहो तुम, जो नीचे बैठा हुआ है। ट्रिक सबसे ज़्यादा, चूँकि बहुत आपको याद करना, बैथोलिथ। अगर भैया हमारे बैठे रहेंगे तो उनको हम कहेंगे बैथोलिथ। एक जैसे बच्चों को हम गोद में लेते हैं, लैप करते हैं ना, ऐसे बच्चों को गोद में इसे लेते हैं, ट्रिक। तो उसके बाद में कुछ रहेंगे जो इस आकार में जो जम जाएंगे, तस्तरी के आकार में हम कहें जमाओ, तस्तरी आकार में जमाओ, इसे हम बोलेंगे लैप की तरह। तो लैपोलिथ, लैप, बच्चों को गोद में जैसे ले रहे हैं, लैप। अच्छा, लोको पायलट आप लोग देखे हो, ऐसे होता ना ट्रेन का डिब्बा ऐसे बना रहता, फिर छुक 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 छुक, ये ऊंचा साइज जा, तो लोको पायलट जो दिख रहा, पायलट नहीं जी, लोकोमोटिव की तरह जो दिखता है, इसको हम कहते हैं लाइकोलिथ। ट्रिक, ये लाइपोलिथ, ये लाइकोलिथ। तो बैथोलिथ, लाइपोलिथ, लाइकोलिथ, ये महाशय अगर हम कुछ गेंदा उदा फेंक दो, अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, या रस्सी ऐसे उछाल रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो जैसे फेंकने के समान अगर कोई आकृति है, तो उसको कहेंगे हम फेकोलिथ। तो ये 4 आकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं जो ज्वालामुखी के मैग्मा से जमाव से निर्मित होती हैं। इसमें देखो अभिनति अपनति बनते हैं, ऊपर नीचे वाले, इनको अभिनति अपनति, इसी में जमा रहता है खाने जाने हम कहें बहुत सारी चीज़। तो बैथोलिथ, लाइपोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ, 4 जानकारी आप याद रखिएगा। अगर ये सीट की तरह जमा हो जाता है, इसे पतली सीट की तरह, तो इसका नाम है क्या? चादर के रूप में अगर जमा हो रहा है, चादर के रूप में जमाव, तो इसे हम बोलेंगे सीट, सिल या सीट, सिल या सीट। सीट कब कहेंगे? जब कम मोटाई है। और सील कब कहेंगे? जब ज़्यादा मोटाई है। इसी एक फिगर से आप सब समझ जाएंगे कि ये सब आकृतियाँ किससे संबंधित है। तुरंत मार देना भैया मैग्मा से। अगर इसे तिरछा सा जमा हो रहा है, यानी हम कहें कि धरातल के समकोण पे, ये आपका इसे धरातल रहेगा, इसके समकोण पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइक या बॉस, डाइक या बॉस। तो ये पृथ्वी के मिर्जा बाबू, ये देखिए धरातले है ना, धरातले है,
इसके समकोण इतना ही हुआ। अगर इसे सीधा सीधा जमा हो रहा है तो इसको कहेंगे बॉस। अगर ये तिरछा जमा हो रहा है इसको कहेंगे डाइक। और जो ऊपर इसका मुंह होगा, मुंह मैग्मा बंद होने का इसको प्रतीक होता है, इसके मुंह को कहते हैं प्लग डूम। प्लग डूम। अगर मैग्मा आना बंद होने का ये प्रतीक है। अगर इसे मैग्मा नहीं आ रहा है तो अंतिम मैग्मा आने पर इसे ऊपर बंद हो जाएगा। कैसे जम जाता? अगर खून बह रहा हो, अगर खून बह रहा रुक जाता है तो ऊपर जम जाता है, उसी को प्लग डोम बोलते हैं। और इसी पर पानी रुक गया तो इसी को हम क्या कहेंगे? पानी भर गया बाद में तो इसी को क्या कहेंगे बाद में हम? क्रेटर झील। यहीं पर बन जाती है फिर क्रेटर झील। तो उसके मुंह पे जलमुखी पाइप के ऊपरी सतह पे जो। अब ये इतना सारा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बैथोलिथ, लाइपोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ। फाइको फेंकना, लाइको लोको से संबंधित जोड़ लेना, इसको गोद में लिए हुए बच्चे के समान। लाइपो समान है। बैथोलिथ भैया ये जो बैठे हुए हैं बैथोलिथ। डाइक अगर थोड़ा तिरछा जमाव है, सीधा जमाव है चादर के रूप में तो कम मोटाई का है सीट बोलेंगे। ए बबुआ ठीक से लिखा जाओ। कम मोटाई है सीट बोलेंगे, अधिक मोटाई है तो सिल बोलेंगे। ये बॉस हो गया। धरातल के समकोण पर जमाव। प्लग डूम, उसमें पानी भरा तो क्रेटर झील। ठंडा होने की दर गहराई के साथ घटती जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए रवे का आकार हम आपको उसी दिन समझाए थे कि रवे का आकार बड़ा होगा नीचे। तो ठंडा जितनी देरी में रवा उतना बड़ा, यानी पृथ्वी के अंदर रवा बड़े होंगे और जितना जल्दी ठंडा होगा तो रवा उतने छोटे होंगे। तो ऊपर की तरफ जो रवा होगा वो बड़ा होगा, यानी गहराई के साथ चट्टानों के रवा के आकार बढ़ेगा। तो एक मोटा मोटा की हो देखेंगे कि धरातल के ऊपर जमाव वाले रवों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होगा। अब आप समझ चुके होंगे। सिल समझ लिए, मैग्मा पाइप के लंबवत जो था सिल धरातल के समानांतर। डाइक मैग्मा पाइप के समानांतर, ये डाइक वाला एरिया जो ये दिखा रहा था। बॉस भी था। प्लग डूम हो गया। क्रेटर झील। अच्छा, क्रेटर झील का बड़ा रूप को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील का बड़ा रूप इसी को कहते हैं कॉल्डेरा। कॉल्डेरा, वो जो कॉल्डेरा जल में पड़े ना कि जब दगता है खुद ही नसा ले, तो कॉल्डेरा। कॉल्डेरा तोबा एक है दुनिया में। तोबा, तोबा सुमात्रा द्वीप में, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में विश्व का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉल्डेरा। ज्वालामुखी बंद होने का अंतिम साक्ष्य आपको प्लग डूम में बता दिया। गर्म पानी के झरने प्लग डूम से पहले बनी जलवाष्प की गैसें आदि बाहर निकलती हैं तो ऊपर आते आते वो द्रव अवस्था में हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी। तो इसी को गीजर कहते हैं। जो हार्ड स्प्रिंग आप कहते हैं यहाँ नहा लो ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ विशेष प्रकार के गैसेस पाई जाती हैं। अगर गीजर से सल्फर निकल रहा है, गीजर से सल्फर निकलना, इसको कहेंगे गीजराइट्स। गीजराइट्स। और अगर CO2 निकल रहा है गीजर से तो उसको बोलेंगे सैफियोनी। अगर केवल गैस निकल रहा है गीजर से, केवल गैस निकल रहा हो तो उसको फ्यूमरोल्स बोलते हैं। फ्यूमरोल्स। ये जानकारियां हैं भैया जी लोग, और कुछ नहीं। गीजर तो हो गया गर्म पानी के झरने। गीजर क्या, अब तुम लोग कहोगे गीजर है, नहीं बताए। गीजर यही है, गर्म पानी के झरने। ये हो गया। अगर आप लोगों को एक जानकारी और हम दे दें तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है, अगर मैग्मा चैम्बर से गीजर की पाइप जुड़ी है तो हमेशा गर्म पानी निकलता रहेगा। तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, काफ़ी लोग जानते होंगे, आप लोग GS में पढ़ोगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? अमेरिका में है।
यूएसए में। ये पहला नेशनल पार्क है जहाँ प्रत्येक 45 मिनट पर गीजर निकलता है, गर्म पानी निकलता है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। तो भैया ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। और ये लोग क्या दिए, एक्टिव में बता ही दिया है, नाम याद रख लेना भैया। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूप्रवृत्ति कमजोर है, अगर गैसें ज़्यादा हो गई हैं तो आप लोग जान ही रहे हो। और ये लोग क्या कहे हैं, टाइप ऑफ वल्केनो हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन विस्फोट के आधार पे, तो सील्ड हो गया, कंपोजिट हो गया, कार्डेरा हो गया, हो गई क्या, काजा बोलकर बीक जोन अगर अर्थ पे है तो ये सब हो गया। अंतर्वेदी जो हम विभिन्न रूप बताए थे अग्निचेत, तो बाथोलिथ, लैकोलिथ, ये लोग 2 ही लिखे हैं, बाथोलिथ लैकोलिथ, लेकिन हमने आपको सब बता दिया विभिन्न रूपों का जन्म कैसे हो रहा है। डाइक है, बॉश है, फाइकोलिथ, लाइपोलिथ, सिल है, ये सब हो गया। ज्वालामुखियों का वितरण दुनिया में कहाँ कहाँ है क्षेत्र में बताया प्रमुख रूप से, लेकिन नाम जो है, नाम आप लोग याद कर लेना। इसमें नाम दिया गया है, जैसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, मोनालोवा हवाई द्वीप पे है, लॉकी आइसलैंड पे है, तो नाम आपको नोट्स में दिया जाएगा, तो आप लोग कृपया करके उसे देख लीजिए। गीजर हॉट स्प्रिंग हमने बताया, तो ये पनामिक जैसे नुब्रा घाटी लद्दाख में है, खीर गंगा हिमाचल में है, तातापानी हिमाचल में है, मणिकर्ण हिमाचल में है, गौरी कुंड उत्तराखंड में है, तो ये आप लोग भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत पढ़ेंगे। एक टर्म है सुनामी। सुनामी क्या है, वही प्लेट सुनामी, एनसीईआरटी में दिया भी है। ये सुनामी जो है ज्वार की एक तरीके से लहरें हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली लहरें हैं, जो अगर कहीं ओशन बेड में अर्थक्वेक आ गया या कोई प्लेट का ध्वंसन हो गया तो वहीं से टकरा के वापस आती है। उस दिन आपको मैं बताया था कि जैसे प्लेटें चल रही हैं, कोई प्लेट ऐसे नीचे धंस गई तो पानी, ये तट के किनारे से पूरा पानी भरा हुआ है, ये पानी काफ़ी पीछे जाएगा, फिर टकरा के जब वापस आएगा, वही बहुत ही भयावह सुनामी का कारण होता है। तो वही है, तय लहरें बहुत तेज़ होती हैं, 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। प्रशांत महासागर खतरनाक स्थिति है, खतरनाक ज्वारीय लहरें हम कहें। अधिक वेग वाली ज्वारीय लहरें हैं यही, ये भूकंप के कारण महासागरों में उत्पन्न हो रही हैं, प्लेटों से टकराव भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। पैसिफिक जोन या आप कहें प्रशांत सागर, पैसिफिक ओशियन ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करता है इसके लिए, क्योंकि सब तरफ खतरनाक स्थिति पैदा करता है। अगर उसको देखेंगे तो मैप पे तो आपको पता चलेगा कि पैसिफिक के सभी तरफ एक ज्वालामुखीय रूप से, भूकंपीय रूप से, प्लेटों के विध्वंसन के रूप से बड़ी ही सक्रिय स्थिति है, इसीलिए वहाँ सुनामी अधिक आते हैं। पता नहीं मेरे पास में कोई फ़ोटो है कि नहीं, ऐसा आप लोगों को ही मैं दिखाया तो दोबारा आप देख लीजिए। यही देख रहे हैं, यहाँ प्लेटें टूट रही हैं, तो यहाँ पानी का प्रवाह ऐसे एक बार प्लेटें टूटेंगी, टकरा के फिर वापस जाएगा, तो बड़ा खतरनाक स्थिति तरंग दैर्घ्य की वजह से अपनाएगा। आप लोग पढ़िए, किसी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अब हम लोग आराम से उसको समझेंगे, प्लेट टेक्टोनिक का कितनी प्लेटें हैं, कैसे क्या है। तब तक कि आप लोग, चूँकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छे से समझिएगा जो जानकारी इसमें विशेष तौर पे आप लोगों को दी गई हैं। केंद्रीय उद्गार या दरारी उद्गार, ये सिलिका, फेल्सिक, मैप्सिक, बसाल्ट, ऐसे पेडोटाइट, कैसे कैसे क्या संगठन है, लावा, ज्वालामुखी, भूकंप का बारे में, छाया क्षेत्र, चूँकि पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। अब की जो ये प्रमुख उत्तराखंड में कहें या निरंतर जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को हो जाता है। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सौभाग्य से मुझे उत्तर प्रदेश का आर्डर कल मिल भी गया, तो मुलाकात होती रहेगी हमारे उत्तर प्रदेश वाले साथियों से। थैंक यू, जय हिंद।